बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। इम्तहान की तैयारी हो रही होगी। बेटा, यही चंद साल होते हैं, मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करें, अपने वालिदैन की ख्वाहिशात पर पूरा उतरें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। अज़ीज़, आज हम एक अहम सवाल, साले अव्वल उर्दू का दूसरा सवाल, अशआर की तशरीह। आप जानते हैं हिस्सा मारूज़ी के बाद जो सब्जेक्टिव पेपर होता है हिस्सा इंशाई, उसके दो हिस्से होते हैं, फिर हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में शायरी होती है, नज़म और गज़ल के अशआर की तशरीह, और बाकी आपके तमाम सवालात हिस्सा दोम से होते हैं। तो हम आज करेंगे सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा। सवाल नंबर 2 के भी दो हिस्से होते हैं। अलिफ हिस्सा नज़म के 2 अशआर की तशरीह, बे गज़ल के 3 अशआर की तशरीह। तो हमारा आज का मौजू है नज़म के अशआर की तशरीह का तरीक़ाकार। बोर्ड पैटर्न में सवाल नंबर 2 अलिफ है। अक्सर तलबा व तालिबात के ये मैसेज आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अशआर की तशरीह का तरीक़ाकार क्या होगा। यानी शेर उनको आता है, मफ़हूम भी आता है, ये समझ नहीं आती कि ये 10 नंबर का सवाल किस तरह से करना है। तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि नज़म के अशआर की तशरीह करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, क्या चीज़ें लिखेंगे और किस तरह से लिखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आप दरमियान में सवाल नंबर ज़रूर लिखेंगे। ये मैं बाकायदा तरतीब जिस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है उस तरह से लिख रहा हूँ। तो सवाल नंबर 2 अलिफ, ये दूसरे का अलिफ हिस्सा है और दूसरे का बे हिस्सा होगा गज़ल के अशआर की तशरीह का। वज़ाहतन लिखेंगे सवाल नंबर 2 अलिफ। बेहतर है छोटी सी ब्रैकेट डाल दें, साइड पे छोटी 2 लाइनें लगा दें ताकि पता चले कि नया सवाल शुरू हो गया। सवाल नंबर आप वही देंगे जो बोर्ड पेपर में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले कर रहे हैं तो सवाल नंबर 1 लिख दें, 5वें नंबर पे कर रहे हैं तो सवाल नंबर 5 लिख दें। सवाल नंबर वही देंगे जो क्वेश्चन पेपर पर है। उसके बाद मुख्तसर सवाल भी लिखें। पूरा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सवाल लंबा है, तवील है। सवाल ये है, दिए गए नज़म के 2 अशआर की तशरीह करें, नीज़ शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी तहरीर करें। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तसर लिखे तशरीह अशआर नज़म, बस बात खत्म। सवाल नंबर 2 अलिफ तशरीह अशआर नज़म, सवाल नंबर 2 बे तशरीह अशआर गज़ल, बस इतना काफ़ी है। सवाल नंबर ज़रूर लिखें दरमियान में। उसके बाद सवाल को मुख्तसर करके लिखें। इसके बाद ये आपको सब लाइन नज़र आ रही होगी, इसका मतलब है कि एक लाइन खाली छोड़ दें। ये आप आदत बना लें, सवाल और जवाब के दरमियान एक लाइन खाली छोड़ दिया कीजिए ताकि पता चले कि सवाल ख़त्म हुआ और जवाब शुरू हो रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एक लाइन खाली छोड़ दें। इसके बाद आप लिखेंगे शायर का नाम। इसका 1 नंबर होता है शायर के नाम का। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए आपकी पहली नज़म है हम, उससे आपको मिसाल दे रहा हूँ। शायर का नाम अमीर मिनाई। उसके बाद नज़म का उन्वान, नज़म का नाम नहीं होता, नज़म का उन्वान लिखेंगे आप। नज़म का उन्वान क्या है? हम्द। ये आप दूसरी चीज़ लिखेंगे। इन दोनों का 1-1 नंबर होता है। 1 नंबर होता है शायर का नाम, 1 नंबर होता है नज़म का उन्वान। ये आप 2 लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो कट जाएंगे। मैंने एक और चीज़ लिखी, माखिस। माखिस सोर्स बुक, यानी ये नज़म किस किताब से ली गई है। आपकी तो फर्स्ट ईयर की किताब में है, लेकिन असल सोर्स बुक क्या है अगर आपको पता है तो ज़रूर लिख दें। मसलन ये जो हम्द है ये ली गई है दीवाने अमीर मिनाई से। अगर ज़हन में रखें, अगर आपको माखिस अच्छी तरह आता है तो ज़रूर लिख दें। माखिस लिखने के नंबर नहीं होते, लेकिन एक अच्छा तासुर ज़रूर पड़ता है। तो अगर आपको सही तरह से पता है माखिस तो लिखें, वरना हरगिज़ ना लिखें। अगर आप माखिस गलत लिखेंगे तो नंबर तो इसका मिलना नहीं है, लेकिन नंबर कटने का इम्कान होगा। मुम्तहिन के जहन में एक मनफी तासुर होगा और नंबर काट लेगा। लिहाजा अगर आपको माखिस कन्फर्म है तो लिखें, वरना हरगिज़ ना लिखें।
इन दो को हमारा ज़रूरी है। शायर का नाम, नज़म कुरान। अजीज़ तलबा, अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बराबर लिखा है, ये जो अलामत मैंने डाली है राब्ते की, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। बेहतर है कि आप यूँ स्केल रख लें और स्केल रख के निशान लगाएं ताकि बिल्कुल बराबर बराबर है, ज़रा खूबसूरती लगती है। ये तीनों बराबर है, ये लाइन बराबर है, थोड़ा सा एक लफ्ज़ का वक्फा छोड़ के ये भी बराबर है। लफ्ज़ आगे पीछे होंगे, बदनुमाई लगती है, बदसूरती लगती है, मुमतहिन पे बुरा असर पड़ता है और वो नंबर काट लेता है। तो दो चीज़ें होंगी जी, शायर का नाम, नज़म कुरान, इनका एक एक नंबर होगा, ये अजाफी चीज़ है। फिर एक लाइन खाली छोड़ दें क्योंकि अब नया हिस्सा शुरू हो रहा है। अब अजीज़ तलबा, अहम बात ये होती है, बच्चे सवाल करते हैं कि नज़म के अशार की तशरीह हम इकट्ठी कर सकते हैं या अलग अलग करें। तो ज़हन में रखें, ये आपके पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो दोनों अशार की तशरीह मजमूई तौर पर मिलाकर इकट्ठी भी कर सकते हैं, चाहें तो हर शेर की तशरीह अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसका असूल समझिए, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है, मवाद ज़्यादा है, तो फिर बेहतर है दोनों अशार की तशरीह अलग अलग करें। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है और मवाद कम है तो फिर आप उनको मिला के तशरीह कर दें, क्योंकि अगर वक्त कम होगा तो आप क्या करेंगे, आप एक शेर की तशरीह कर लेंगे, दूसरे की शुरू करने लगेंगे, वक्त खत्म हो जाएगा, आपको एक शेर की तशरीह के नंबर मिलेंगे, एक के नंबर कट जाएंगे। लिहाजा अगर वक्त कम है, आप मिलाकर करेंगे तो वो एक अमकान होता है कि आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो दोबारा दोहरा दूँ, आप अशार की तशरीह इकट्ठी भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इकट्ठी अगर वक्त और टाइम ज़्यादा है तो फिर अलग अलग करें, वरना इकट्ठी करें, मगर वजाहत ज़रूर करें। अगर आप इकट्ठी कर रहे हैं तो ये लिखें तशरीह अशार 1 जमा 2, यानी मुमतन को पता चल जाए कि आपने इकट्ठी तशरीह की है। और अगर अलग अलग कर रहे हैं तो फिर वजाहत से लिखें तशरीह शेर नंबर 1, तशरीह शेर नंबर 2, ताकि मुमतन को वजाहत हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं। इसके बाद बेशक फिर एक लाइन खाली छोड़ दें ताकि ये सवाल के डिफरेंट हिस्से हैं, अलग अलग होते रहें। अब आप लिखेंगे ज़ेरे तशरीह शेर, यानी आप किस शेर की तशरीह कर रहे हैं। बाज़ बच्चे ये शेर लिखते ही नहीं हैं और मुमतन कंफ्यूज हो रहा होता है कि आपने किस शेर की तशरीह की है। बाज़ ऐसा भी होता है कि डिफरेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके ज़हन में नहीं आ रहा होता किस शेर की तशरीह है। आपके लिए लाजमी है कि शेर ज़रूर लिखें। अब यह एक और बात, बाज़ बच्चे यूँ करते हैं कि अगर नज़म के 2 शेर हैं तो एक शेर को दूसरे शेर के हवाले के तौर पे लिख देते हैं, रेफरेंस के शेर के तौर पे। तो अब आपने शेर लिखा है, टीचर को समझ नहीं आ रही कि ये शेर आपने क्वेश्चन का लिखा है या हवाले का लिखा है, तो इस बात को आप वजाहतन लिखेंगे कि ज़ेरे तशरीह शेर, इसका मतलब है कि आप इस शेर की तशरीह कर रहे हैं। लफ्ज़ लाजमन लिखेंगे ज़ेरे तशरीह शेर। अगर आप एक शेर की तशरीह कर रहे हैं तो एक शेर लिख दें, और अगर आप दोनों को मिला के कर रहे हैं तो फिर दोनों शेर लिख दें, ज़ेरे तशरीह शेर। अगर आपको इस वक्त कम है तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। ज़ेरे तशरीह शेर के बाद पहले शेर का पहले मिसरे की आधी लाइन लिखें, दूसरा कौन है, और आगे डॉट डॉट लगा दें, लाइनें लगा दें, और आखिर में लिख दें कहाँ तू है। बेहतर तो यह पूरा शेर लिखे, लेकिन अगर पूरे शेर लिखने का टाइम ना हो तो आधा मिसरा लिखकर आगे डॉट डॉट लगा दें, लाइंस लगा दें, और आखिरी भी 2-3 लफ्ज़ लिख दें ताकि टीचर को समझ आ जाए कि आपने किस शेर की तशरीह की है। इसके बाद फिर एक खाली लाइन छोड़ दें और उसके बाद तशरीह शेर, यहाँ से तशरीह शुरू कर देंगे शेर की। हर शेर की तशरीह 2 से 3 सफ़ों तक होनी चाहिए। तो अब देखिए, यहाँ तक पहुँचने में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं लाइन, यानी इससे पहले ये 10-11 लाइनें बन जाएंगी, 12वीं लाइन से आप तशरीह शुरू कर रहे हैं। गोया आधा सफ़ा तो आपने इस्तेमाल कर लिया, आधा सफ़ा तो ये लग गया, बाकी आधा सफ़ा हो और इसके बाद कम अज़ कम 2 सफ़े और हो, यानी 2.5 सफ़े तक तशरीह जानी चाहिए। मैंने भी वज़ाहत की आपको कि हर शेर की तशरीह कम अज़ कम 2 सफ़ों पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ों पे हो। आप इस तरतीब से चलते हैं तो आधा सफ़ा ये हो जाएगा, 2.5 सफ़े आप और कर दें तो आधा ये बच जाएगा, और 2 और कर दें 2.5 हो जाएंगे, तो ये एक मयारी तशरीह हो जाएगी।
تو अज़ीज़ तलबा ये तो था अशार की तशरीह का पैटर्न क्या होगा। कुछ मज़ीद हदायत देख लें कि शेर की तशरीह कैसे करनी है। सबसे पहले ये तो मैंने वजाहत कर दी आपको कि नज़म के दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी भी की जा सकती है और अलग अलग भी की जा सकती है। मैंने भी वजाहत की कि अगर बस टाइम और मटेरियल ज़्यादा है तो बेहतर है अलग अलग करें, वरना बेशक इकट्ठी कर दें। शायर का नाम और नज़म का उन्वान एक ही मर्तबा लिखें, मगर वाज़िया तौर पर अलग अलग सतर में लिखें। सतर लाइन जिस तरह आपके सामने है, इसके 2 नंबर अलग हैं। बाद में बच्चे ये करते हैं, शेर की तशरीह में ही लिख देते हैं कि ये फलां शायर का नाम भी लिख दिया, नज़म का उन्वान भी लिख दिया, और टीचर की नज़र नहीं पड़ती और वो नंबर काट लेता है। हरगिज़ आप तशरीह के अंदर नहीं लिखेंगे, अलग से वजाहत से लिखेंगे शायर का नाम, नज़म का उन्वान, इसको अलग से लिखेंगे, तशरीह अलग करेंगे, तशरीह के अंदर ये नाम नहीं लिखेंगे। और दूसरी बात ये, क्योंकि दोनों अशार एक ही नज़म से होंगे, लिहाजा आपको शायर का नाम और नज़म का उन्वान 2 मरतबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही मरतबा लिखेंगे, लेकिन अलग से वजाहत करके लिखेंगे। आगे चलें जी कि कितना मवाद हो, ये भी आपको बता चुका। नज़म के हर शेर की तशरीह 2.5 यानी 2.5 ता 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो। हर शेर की तशरीह कम अज़ कम 2.5 सफ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े, तो मिल के मजमूई तवालत लेंथ बनेगी 5 ता 6 सफ़े, यानी 2.5 के हिसाब से 5 सफ़े, 3 के हिसाब से 6 सफ़े। अजीज़ तुलबा, ये सवाल कम अज़ कम 5 सफ़ों पर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सफ़ों पर। 5 से कम लिखेंगे आपके नंबर कटेंगे, 6 से ज़्यादा लिखेंगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। आप 5 ता 6 सफ़ात के दरमियान ही रखेंगे। इसके बाद बहुत ज़रूरी है अशार की तशरीह में हर सफ़े पर हवाले का मयारी शेर ज़रूर तहरीर करें। बेटा, जब तक आप रेफरेंस के अशार नहीं लिखेंगे आपको कभी भी अच्छे नंबर नहीं मिल सकते। ज़रूरी होता है रेफरेंस के अशार लिखना। कितने अशार हो, हर सफ़े पे एक शेर ज़रूर हो। तो इससे बात समझ जाइए, अगर आप 2.5-3 सफ़े पे तशरीह कर रहे हैं तो इसका मतलब है एक शेर की तशरीह में हवाले के कम अज़ कम 2 शेर, 2 या 3 शेर ज़रूर मौजूद हो। अगर आप बहुत अच्छी तशरीह करते हैं मगर हवाले के अशार तहरीर नहीं करते, मुमकिन ये समझता है कि आपने सही तैयारी नहीं की। तो हवाले के अशार ज़रूर तहरीर करें, मगर ज़हन में रखें अशार मयारी हो, किसी बड़े शायर के हो। तलबा आमतौर पर यह करते हैं, वहीं बैठकर शेर बनाना शुरू कर देते हैं, खुद ही बना रहे होते हैं और लिख देते हैं बकौल शायर। बेटा, टीचर को पता चल जाता है क्योंकि वो वज़न पर पूरे नहीं उतरते। तो शेर मयारी हो और किसी बड़े शायर का हो। हाँ, एक बात और भी ज़हन में रखें, बाज़ अशार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं, तो कोशिश करें ऐसे अशार ना लिखें क्योंकि बहुत रिपीट हो रहे हैं। उनकी अहमियत, शेर अच्छे होते हैं लेकिन उसकी अहमियत कम हो चुकी होती है। कोशिश करें ऐसे अशार हो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में ना आते हो, इससे अच्छा तासुर पड़ता है। शेर मयारी हो और किसी बड़े शायर का हो। एक और बात, जिस तरह हमद है, नात है, इस तरह से तस्लीम और रज़ा है, आपकी एक नज़म मैदान करबला है, इनमें आयात और हदीस के हवाले भी आएंगे क्योंकि ये मजहबी नौइयत की होती हैं। तस्लीम और रज़ा, हमद, नात, मैदान करबला, तो जिसमें अगर इस तरह का मजहबी और इखलाकी अंसर शामिल हो तो अशार तो आने हैं, मगर उसके अंदर नसरी हवाले भी आएंगे, आयात के, अहादीस के, कोई मशहूर कौल, ज़रबुल मिसल का हवाला भी आ सकता है। और अगर बहुत अच्छा सेंटेंस हो तो ज़हन में रखें आप दूसरी ज़बान के हवाले भी दे सकते हैं। आप उर्दू की तशरीह में कोई अच्छा जुमला है इंग्लिश का तो वो दे सकते हैं, फ़ारसी का दे सकते हैं, इसमें हर्ज नहीं होता, अच्छा तासुर पड़ता है। शर्त यह है कि वो मायारी हो, वरना ये नहीं कि खामखा ही कोटेशंस डाल देनी है। जी आगे चलें। शेर की तशरीह से पहले मफ़हूम तहरीर करने से मुम्तहिन पर अच्छा असर पड़ता है। बाज़ बच्चे लिखते हैं मफ़हूम और सवाल करते हैं मफ़हूम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो बेटा ज़हन में रखें, अगर आपको शेर सही तरह से आता है, उसका मफ़हूम सही तरह से मालूम है तो ज़रूर लिखें। उससे क्या होगा
टीचर मफहूम को पढ़ेगा और वो जान जाएगा कि आपको शेर आता है, आम तौर पर बहुत ज़्यादा पढ़े बगैर वो अच्छे नंबर दे देगा, क्योंकि वो समझ लेगा कि अगर मफहूम ठीक है तो तशरीह भी ठीक ही होगी। लेकिन ये कब करें? अगर आपको मफहूम सही तरह से आता है। और अगर आपको शेर का मफहूम सही तरह से मालूम नहीं है तो फिर मफहूम हरगिज़ ना लिखें। ऐसा ना हो मुमतहिन पर गलत असर पड़े और वो नंबर काट ले। अगर आपको मफहूम सही तरह से आता है तो 2-3 लाइनों में ज़रूर लिख दे, वरना मत लिखे, हरगिज़ मत लिखे। ठीक है जी, वही बात कि मफहूम तब लिखे अगर मफहूम दुरुस्त हो। चंद और बातें, अशार में बाज़-औक़ात मुश्किल अल्फाज होते हैं, बच्चे गलती करते हैं, तशरीह में उन्हीं मुश्किल अल्फाज को रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं। टीचर ये समझता है कि आपको शेर नहीं आता, तो जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मायने ज़रूर दर्ज करें, यानी उनके आसान लफ्ज़ों में मायने दर्ज करें, ताकि टीचर को पता चले कि आपको ये शेर आता है। तकरार से गुरेज करें, रिपीट करना। बच्चे एक ही बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज में दोहरा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात अल्फाज भी नहीं बदलते, वही जुमले बार बार दोहरा रहे होते हैं। इससे अजीज़ तुलबा बहुत बुरा असर पड़ता है। टीचर ये जान लेता है कि आपको तशरीह नहीं आती, आप सिर्फ सफ़े भर रहे हैं। ये भी ख्याल रखें। एक और अहम बात कि अगर आपको मालूम है तो नज़म की हैयत ज़रूर तहरीर करें। हैयत, उसकी शेप, मसलन जिस तरह मुसद्दस आली है तो उसकी हैयत क्या है कि वो मुसद्दस है। मुसद्दस 6 को कहते हैं, जिसमें 6 मिसरे हो तो ये उसकी हैयत हो जाएगी। आज़ाद नज़म है, पाबंद नज़म है। इस तरह नज़म की और एक तरकीब बंद होती है। एक मर्दफ है, गैर मर्दफ है, मोर्रा है, गैर मोर्रा है। इसका लेक्चर हम अलग से करेंगे जिससे आपको समझ आएगी। लेकिन बहरहाल यहाँ ये समझिए कि अगर आपको हैयत मालूम है तो वो ज़रूर तहरीर करें। अगर नज़म में तशबीहात, इस्तारात से काम लिया गया है, तलमीहात से काम लिया गया है, उसका हवाला ज़रूर दें और उसको मार्कर से नुमायाँ करें। अगर कोई तशबीह है, तलमीह है, इस्तारा है, तो उसको मार्कर से ज़रूर नुमायाँ करें। इससे एक बहुत अच्छा तासुर पड़ता है। आखिरी और बहुत अहम बात कि अगर आपको फ़न्नी मुहासन मालूम है तो उसका जिक्र ज़रूर करें। फ़न्नी मुहासन, इसका भी अलग से लेक्चर मौजूद है हमारे चैनल पर, यानी उसमें आप बताएंगे कि सनत तज़ाद है, सनत मरातुल नज़ीर है, सनत लफ़ो नशर है। ये मुख्तलिफ सनतें होती हैं। सनत क्या होती है? वो तरीके, वो टूल्स जिसके ज़रिए शायर शेर को खूबसूरत बनाता है। मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल होती हैं, 6-7 ज़्यादा मशहूर हैं, अलग से लेक्चर उसका मौजूद है। तो अगर वो आपको फ़न्नी मुहासन मालूम है, यानी शेरी खूबियाँ मालूम है, तो उनका जिक्र ज़रूर करें और उसको मार्कर से नुमायाँ करें। तो अज़ीज़ तुलबा, ये तो अहम हदायत थी जो आपको नज़म के शेर की तशरीह में सामने रखनी है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, मैं बाकायदा शेर लिखकर आपको तशरीह करके दिखाऊंगा कि एक शेर की तशरीह 2 से 3 सफ़ों पर किस तरह होगी। बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि सर 2-3 सफ़े नहीं बनते, तो ये तो आपके सामने असूल रखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे कि एक शेर की तशरीह 2-3 सफ़ों पर आप किस तरह से करेंगे। नज़म की तशरीह के वाले से पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ। दूसरे लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।